मैं घर छोड़कर इसलिए गया क्योंकि मुझे घर वालों ने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। जिस घर में पराया समझा जाए अक्लमंद आदमी के लिए वो घर छोड़ना ही जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में मेरे लिए आंसू नहीं बहाया बल्कि उन्हें कश्मीर के सयाहों पर कश्मीर में हुआ हमला याद आया। मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम इंसानियत दिखाई। साबिका कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का बयान। कांग्रेस के नवमंतखब सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर किया पलटवार। कहा मैंने भी सियासत की है मगर इतनी गिरी हुई सियासत कभी नहीं की। जिस शख्स ने शाम को मुझे कांग्रेस कैसे चलाना है का दर्ज दिया वही शख्स सुबह कांग्रेस पार्टी छोड़कर इस्तीफा दे गया। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के गुलाम नबी आज़ाद पर तनकीद के हवाले से वकार ने कहा 2 सौतनें पहले ही बनी थी, आज़ाद साहब की जमात तीसरी सौतन हो गई। जम्मू व कश्मीर में नई सियासी तंजीम के बतौर गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री पर बोले पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा। कहा जमहूरियत में जमात बनाने का हक हर किसी को है। आज़ाद साहब का भी खैर मकदम है। आज़ाद साहब के साथ इतिहाद को बताया फिलहाल कबल अज़ वक्त। कहा अब ए, बी और सी टीमें आपस में ही लड़ पड़ी। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, आपका मनपसंदीदा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के जरिए आज जम्मू कश्मीर की सियासी अहवाल जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि उन्हें घर से निकाला गया है। वकार रसूल वानी कहते हैं कि मैंने सियासत देखी है लेकिन गिरी हुई सियासत कभी नहीं देखी। वकार रसूल वानी ये भी कहते हैं कि जो शख्स मुझे सुबह समझाए कि कांग्रेस कैसे चलानी है और वही शख्स जब शाम को इस्तीफा दे जाए तो उसे अब क्या कहेंगे। गुलाम नबी लोन हांजुरा कहते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरियत है और जमहूरियत में किसी को भी पार्टी छोड़ने का भी हक है और पार्टी बनाने का भी हक है और गुलाम नबी आज़ाद का वेलकम भी है। लेकिन सौतन कहां से आ गई है? किस पार्टी ने किसको बताया कि ये सौतन है? किस जमात ने किस जमात को बताया कि ये बीजेपी की जैली पार्टी या बीजेपी की ए टीम, बी टीम या सी टीम है? आप देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में ये हर खबर और सारी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत में गुलाम नबी आज़ाद आज मीडिया के सामने बड़े दिनों के बाद आ गए। तकरीबन गुलाम नबी आज़ाद ने जब हाल ही में कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को इरसाल किया, उसके बाद आज गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मैं घर छोड़कर इसलिए गया क्योंकि मुझे घर वालों ने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जिस घर में मुझे पराया समझा जाए या जिस घर में किसी इंसान को, किसी आदमी को पराया समझा जाए, अक्लमंद आदमी के लिए वो घर छोड़ना लाजमी बनता है। गुलाम नबी आज़ाद का अगर हम इस बयान को देखेंगे तो उनका कहना है कि उन्होंने अक्लमंदी की है कि वो उस घर से चले गए हैं जिस घर में उनकी समझी नहीं जाती थी या उनकी इज्जत नहीं थी। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में मेरे लिए आंसू नहीं बहाया बल्कि उन्हें कश्मीर के सयाहों पर कश्मीर में हुआ हमला याद आया। लेकिन पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये घर की कहानी जब छेड़ी तो इस घर की कहानी में उन्होंने क्या कुछ बोला। आइए पहले वो आप तक पहुंचाते हैं। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। घर वालों ने गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे हैं, लेकिन
गुलाम नबी आज़ाद के इस हिस्से का जवाब वक़ार रसूल वानी ने दिया है, लेकिन उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने एक और बात बताई है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कहने लगी हैं कि ये नरेंद्र मोदी की पैदावार है जो नई जमात लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें अब कहा जाता है कि ये ए टीम बन गई है। कांग्रेस के साबिका सदर गुलाम अहमद मीर ने कल ही इस तरह का इंकशाफ किया है और इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद तक भी शायद ये बात पहुंच गई है, क्योंकि कुछ ज़राई इब्लाग के नुमाइंदों ने भी उनसे ये सवाल पूछा कि आप की याद में जब आप पार्लियामेंट से रुखसत हुए तो उस वक्त प्रधानमंत्री यानी वज़ीर आज़म ने आपके गीत गाते हुए, आपकी तारीफ करते हुए आंसू भी बहाए। तो उस पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में मेरे लिए आंसू नहीं बहाए, बल्कि उन्हें कश्मीर के सयाहों पर गुजरात के सयाहों पर कश्मीर में हुआ हमला याद आया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूं कि कम अज कम उन्होंने इंसानियत दिखाई। ये गुलाम नबी आज़ाद का कहना है। मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी की टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी और स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया, क्योंकि कौन सी बुरी बात। चलिए नाज़रीन, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से इलाहिदा हो गए हैं, और दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये पैगाम दिया हुआ है कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कांग्रेस के बगैर हिंदुस्तान। और इस कॉन्सेप्ट को जब कांग्रेस के लीडरान आज गुलाम नबी आज़ाद के मुस्तफ़ी होने के बाद तोड़ते हैं, तो उनका कहना है, उन कांग्रेस लीडरान का, कि ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खाकों में रंग भरने के लिए गुलाम नबी आज़ाद आए, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने अब कांग्रेस के मुखालिफ में दूसरी एक जमात तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें अब जो बाकी लोग थे वो शामिल हो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो बेशतर लीडरशिप है, या हम कहेंगे कि एक बड़ी लीडरशिप जिसमें ताज मोहिद्दीन हो, या इससे पहले 5 साबिका एमएलए साहिबान हो, उसके अलावा भी और कई सारे लीडरान थे डिस्ट्रिक्ट सतह पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जो जोग दर जोग गुलाम नबी आज़ाद के खीमे में जा रहे हैं। लेकिन अभी अभी ये खबर भी आ रही है कि अब अपनी पार्टी के तकरीबन 12 ओहदेदार जिनका ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के खीमे में गए हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को एक रेजिग्नेशन भेज दिया है। इस पर क्या पेशरफ्त होती है वो बाद में देखी जाए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का मानना है कि उन्हें घर के अंदर, यानी कांग्रेस के अंदर इज्जत नहीं थी, और वहां घर के अंदर जब न उन्हें सुना जाता था, जब घर के अंदर उनके लिए माहौल बनाया गया कि ये इस घर में नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने गनीमत समझा, अक्लमंदी की, वो घर छोड़ गए हैं। और अब गुलाम नबी आज़ाद नए घर के अंदर आ रहे हैं। इस नए घर वाले पर वक़ार रसूल वानी ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। 23 तारीख शाम को मैं मिलता हूं, 26 तारीख ये पार्टी अनाउंस करता है, 23 तारीख को मैं मिलता हूं, 23 तारीख को कहता है कि जनाब इस तरीके से पार्टी को चलाएंगे, यहां ये करेंगे, वहां वो करेंगे। मुझे समझ नहीं आता है, मैंने सियासत ही देखी है, लेकिन इतनी गिरी हुई सियासत कभी नहीं देखी कि एक आदमी मुझे शाम को समझा रहा है कि कांग्रेस कैसे आगे चलानी है, और दूसरे दिन वो, क्योंकि ये सारा प्लानिट था, तो दूसरे दिन वो इस्तीफा देके अपनी पार्टी अनाउंस कर। और लोगों को ये पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों, कि कोई सब पार्टियां जो जम्मू कश्मीर है वो बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जा सकती हैं, और गई भी हैं। और आगे जो आज 3 टीमें काम कर रही हैं, तीसरी भी अब आ गई। तो
नाज़रीन, आज दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग थी वकार रसूल वानी की सदारत में। तो उस मीटिंग के दौरान जो वकार रसूल वानी है उन्होंने यहाँ पर खिताब भी किया, क्योंकि कुछ वीडियो बाइट्स जो हम आप तक अभी नहीं पहुँचा रहे हैं वक्त की कमी के सबब, लेकिन उस पर वकार रसूल वानी ने बड़ी ज़ोर के साथ कहा और कुछ चीज़ें जो हमने आप तक पहुँचाई भी है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो सियासत की है, मैंने ऐसी सियासत कभी नहीं देखी है। ये वकार रसूल वानी का कहना है, क्योंकि वकार रसूल वानी को कांग्रेस सदर बनाने में गुलाम नबी आज़ाद का ही हाथ समझा जाता है। क्योंकि कांग्रेस लीडरान ने जो इससे पहले भी कहा, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि वकार रसूल वानी उन 4 नामों में शामिल था जिससे गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी हाईकमांड को रेकमेंड किया, और ये गुलाम नबी आज़ाद के ही कहने पर वकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर के अंदर पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन यही पीसीसी प्रेसिडेंट अब ये कहते हैं कि मैंने भी सियासत की है, लेकिन इतनी गिरी हुई सियासत मैंने कभी नहीं देखी है जो गुलाम नबी आज़ाद ने की है। उनका यह भी कहना था कि गुलाम नबी आज़ाद के हक में जितने नारेबाजी आज तक वकार रसूल वानी ने की है, ये वकार रसूल वानी का ही कहना, उतना उन्होंने किसी के हक में नारेबाजी नहीं किया है। यहां तक कि मैंने खुद के बारे में भी, अपनी पार्टी के बारे में भी उतनी नारेबाजी नहीं की है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक जो है वो वकार रसूल के खानदान के साथ था, ये वकार रसूल वानी ने कहा। लेकिन आपको याद ही होगा कि कल गुलाम नबी आज़ाद पर जहां कांग्रेस ने वार किया, तो वहीं पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी बहुत वार किया, क्योंकि अपनी पार्टी के बेशतर लीडरान जो हम जम्मू से ही आज देख रहे हैं, भले ही जिन ओहदों पर वो वहां पर फाइज थे, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ जोड़ रहे हैं। तो इस वजह से अपनी पार्टी के अंदर भी एक असर जो है गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर एंट्री पर देखी जा रही है। लेकिन उस पर कल ही सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद ने जिस वक्त 370 का साथ देना चाहिए था उस वक्त नहीं दिया, और गुलाम नबी आज़ाद की जो जमात है दिल्ली की पैदावार है। तो उस पर आज वकार रसूल वानी ने भी चोट की है। वकार रसूल वानी ने कहा कि अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के गुलाम नबी आज़ाद पर किए गए तनकीद पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में कहते हैं स्वनिच्छ स्वन खराब, यानी सोतन को सोतन से नफरत रहती है। तो फिर वकार रसूल वानी से किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये दरअसल पहले 2 सौतनें बनी थी, हालांकि उन्होंने नाम ना ही पीसी का लिया और ना ही उन्होंने अपनी पार्टी का लिया। उन्होंने कहा कि 2 सौतनें यहां पहले ही बनी हुई थी, और अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की सूरत में एक और सौतन जो अब नई पार्टी बन रही है वो भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये ए और बी की टीम की लड़ाई अब रोज बर रोज देखने को मिल सकती है। वकार रसूल वानी का कहना था कि एक कांग्रेस बीजेपी की मुखालिफ है, बाकी सब जमातें यहां मिली हुई हैं, ये वकार रसूल वानी ने कहा। ताहम उन्होंने कहा कि अवाम से मुखातिब होते हुए वकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसा सियासी अखाड़ा बनाया गया है जहां रोज बीजेपी पार्टियों पर पार्टियां बना रही है। कश्मीर मज वन दपन है सोन खरन सोन, तो यम आज गोड़ 2 सोन वन आय 3 ते, लिहाजा अब ये ई टीम बी टीमों की लड़ाइयां रोज आप देखोगे। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेकुलर है, कांग्रेस है, कोई ये नहीं बोल सकता है कांग्रेस बीजेपी से मिली, बाकी तो सबका टांका फिट है, चाहे अंदर से है बाहर से है, किससे मिल रहे हैं कहां से मिल रहे हैं, ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ। आज इसको सियासी ऐसा अखाड़ा बीजेपी ने बना दिया, इतनी तबाही कर दी, पार्टियों पे पार्टियां बनाई जा रही है। लिहाजा मैं ये कहूंगा लोगों को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पे भरोसा कीजिए। बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में वकार रसूल वानी ने जो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, और उन्होंने कहा कि स्वनिच्छ खरान स्वन, यानी सोतन को सोतन से नफरत रहती है। तो इस तरह से ये पार्टियां अब आपस में लड़ने लगी हैं। और वकार रसूल वानी ने जब वो कांग्रेस पार्टी के वर्करों से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में ये भी कहा कि वो गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से बहुत कुछ बोलने जा रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक मुक़द्दस यानी कुरान शरीफ की कसम भी खाई है, और कहा, हंसते हंसते कहा, मज़ाहिया अंदाज में कहा कि ये सजाद लोन वाली कसम नहीं है जो मैं खा रहा हूँ, बल्कि ये वो कसम है जो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन वकार रसूल वानी के बाद गुलाम नबी लोन हांजुरा की जानब से भी रिएक्शन आया। गुलाम नबी लोन हांजुरा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं।
उनसे भी जब ये पूछा गया कि गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर एंट्री को आप किस तरह देखते हैं, तो गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि हम यानी पीडीपी गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर आवरी पर खैर मकदम करते हैं। हालांकि एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क में हर किसी को हक है कि वो पार्टी छोड़े या पार्टी बनाए। उन्होंने कहा कि रहा सवाल कि वो पीडीपी के साथ यानी गुलाम नबी आज़ाद क्या पीडीपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करेंगे, गुलाम नबी लोन हांजुरा का कहना है कि ये तो बाद की बात है कि जब यहाँ इलेक्शन होंगे। फिलहाल इलेक्शन के हवाले से यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा है। जब इलेक्शन हो तो उस वक्त ये फैसला करने का मुनासिब वक्त होगा। अभी इस पर कुछ भी कहना कबलज वक्त है। करेंगे ये तो बदकिस्मती की बात है। अब बी टीम वाला कहता है कि अब ए टीम आ गई, तो ये ए टीम और बी टीम को फैसला करना है कि ए टीम कौन है और बी टीम कौन है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी न कभी ए टीम थी, न बी थी, न सी थी। रहा सवाल कि ताज साहब ने क्या कहा या आज़ाद साहब ने क्या कहा, वो पीडीपी के साथ करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करेंगे, अभी तो दूर की बात है। अभी तो इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। जब इलेक्शन होंगे तो गुलाम नबी लोन हांजुरा से जब हमारे नुमाइंदे सवाल पूछ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई नौकरियों का लिस्ट निकलता है, क्योंकि गुलाम नबी लोन हांजुरा ने फिर यहाँ के निज़ाम को, यहाँ के सिस्टम को भी काफ़ी हद में तनकीद बनाया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई नौकरियों का लिस्ट अब निकलता है और जिस दिन लिस्ट निकलता है तो उसके दूसरे दिन उसमें घोटाले का इल्ज़ाम लगता है और तीसरे दिन उसको स्क्रैप किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस निज़ाम में यहाँ जो सूरत हाल है वो अबतर हो गई है। कोई इंसाफ नहीं है, कोई शिफाफियत नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। हमारी सरकार थी, पिछली सरकार जो डिसाल्व हो गई, उसमें कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर किसी के पास सबूत होगा तो हम उसका जवाब देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बैकडोर एंट्री नहीं हुई है। जो भी हुआ है वो ट्रांसपेरेंट हिसाब से हुआ है और एसएसआर भी ने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की है वो अच्छी तरीके से हुई है। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि एक लिस्ट निकल रहा है, दूसरे दिन ये खबर आ रही है कि इसमें घोटाला हुआ है। अभी तक 2 या 3 लिस्ट ऐसे हैं जिनको कालादम करार दिया गया और जिनमें साफ तौर से घोटाला है। मुझे लगता है कि बीजेपी वाले जो दावा कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, यहाँ कोई नाज़रीन, मरकजी सरकार खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी क़यादत वाली सरकार पर ये इल्ज़ाम डे फर्स्ट से ही लग रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, अपनी पार्टी के लोग हों, पीडीपी के लोग हों या मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो गैर बीजेपी है, वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो यानी सरकार इदारों का गलत इस्तेमाल करते यहाँ तोड़ फोड़ करते हैं सरकारों। और इस हवाले से आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू में कहा कि भाजपा सरकार अवाम के टैक्स से सरकार तोड़ने पर खर्च कर रही है। यानी अवाम का जो पैसा, खून का पैसा है, उससे सरकार क्या करती है कि वो उसका इस्तेमाल एमएलएस को खरीदने बेचने में लगाती है और उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने हवाला दिया कि महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, मध्य प्रदेश और दूसरी कई रियासतों में मेंबरान असम्बली को पैसा देकर उन्हें खरीदा जा रहा है और फिर खरीदा गया है और वहां हुकूमतें गिराई गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुल्क के आईन की तोड़ फोड़ करके आम आदमी पार्टी के मेंबरान पर अब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन मुल्की मीडिया भी इस मामले को लेकर काफ़ी खामोश हैं, जबकि गैर मुल्की मीडिया जो है वो इस पर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन मुल्की मीडिया इस पर बराबर का शरीक है और वो इस पर काफ़ी खामोश है। तो ये आज इम्पोर्टेंट प्रेस वार्ता इसीलिए आपको जो तकलीफ दे रहे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा सरकार हमारे गरीब लोगों के टैक्सों से, खून पसीने की मेहनत की कमाई के ऊपर जो हमारा टैक्स लग रहा है विभिन्न तरीकों से, चाहे जीएसटी लगा लें, चाहे किसी और तरीके से जो टैक्स लग रहे हैं, उससे भाजपा जो कर क्या रही है, उससे भाजपा
सरकारें तोड़ने में लगी है। उससे भाजपा 20-20 करोड़ रुपया एक एमएलए को, ऑपोजिशन के सरकारों को गिराने में लगी है। आपने हाल ही में देखा, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, कर्नाटका में, आसाम में, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, बिहार में सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में। ये ऐसे पूरी एक लाइन बना रखी है जहां जहां इन्होंने ये जो विधायकों को पैसे देकर, लोग बड़ी आरजू के साथ, बड़ी मेहनत के साथ एक सरकार अपनी मर्जी की चुनते हैं, लेकिन आज भाजपा अपने पैसे के दम से, जहां डेमोक्रेसी की तमाम वैल्यूज को ताक पे रखते हुए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल तार तार करते हुए आप ये समझे कि खरीदा फरोख्त के जरिए। नाज़रीन, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जा रहा है और इस हवाले से श्रीनगर के वुमेंस कॉलेज के अंदर भी आज इस तरह की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया गया आज का जो स्पोर्ट्स डे था, उस हवाले से यहाँ तकरीब मुनक्कद हुई और खुसूसी खेल का भी यहाँ पर इनेकाद हुआ। आपको बताते चले कि मेजर ध्यानचंद एक हॉकी लेजेंड थे और श्रीनगर की वुमेंस कॉलेज में इस दिन की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल यहाँ पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थी। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। मेजर ध्यानचंद जी का हम एनिवर्सरी मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ की थी हॉकी के लिए। उनको हॉकी का विज़र्ड कहा जाता था। अब जहाँ आपका सवाल है कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स, हर एक इंसान के लिए स्पोर्ट्स में आना ज़रूरी है। अगर हम स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, हम एक फिट इंसान की तरह रहते हैं, क्योंकि फिटनेस, स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग एक एलिमेंट है हर एक स्पोर्ट्स का। जब आप फिट रहेंगे तभी तो आप एक हेल्दी सोसाइटी का एक मेंबर बनेंगे। अगर आप हेल्दी हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तब समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी साल 2004 में, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर इंजीनियर्स का जो स्कीम है उनके लिए वो मुतारफ की गई और तब से लेकर साल 2020 तक ये स्कीम चल रही थी, जिसके तहत जो तजुर्बा याफ्ता इंजीनियर्स थे उन्हें सरकारी कामों के अंदर 30% का कोटा दिया गया था और वो 30% उन्हें काम करने के लिए दिए गए थे। लेकिन साल 2020 में उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मरमू ने उसे जो है स्क्रैप किया था और आज यही इंजीनियर्स श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए हुए थे और उन्होंने प्ले कार्ड्स हाथ में रखे हुए थे और सरकार से इंसाफ मांग रहे थे। उनका कहना कि सरकार ने जो स्कीम हमारे लिए शुरू की थी, उस वक्त सरकार ने इंजीनियरों के लिए एक कोटा देकर हमें सरकारी कामों में रिजर्वेशन दी थी, जिसके तहत हमें काम दस्तियाब होकर रोजगार मिलता था। लेकिन साबका लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मरमू ने उस पॉलिसी को स्क्रैप किया है। हम 2020 से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हालांकि उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी जो इस हवाले से अपनी सिफारिशात देती, लेकिन तब से लेकर आज तक ना ही सिफारिशात आए और ना ही उनके मामले को सुलझाया गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि उस पॉलिसी को असर नौ बहाल किया जाए। टीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उस वक्त पीडीपी की गवर्नमेंट थी, ये आवाज़ अगेंस्ट थी। जैसे रैबरी खेल है, रैबरी ज़राअत है और रैबरी टीचर्स है, उसकी आवाज़ हमको ना एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स। हमको रिजर्वेशन मिलती थी गवर्नमेंट वर्कर्स में, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, सो वर्कर्स थी, तो हमें अलग एक कोटा दिया गया था। तो उसकी बिना पर हम काम कर रहे थे। हमने अब्रॉड जाना ज़रूरी नहीं समझा, हमने सोचा अपने होम टाउन में हम अपना रोजगार तलब करेंगे। नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरी हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।